द चैनल पेपर टीचर। आज की क्लास होगी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर, जो बीएड फोर्थ टर्म का कंपलसरी पेपर है। उसके लिए यूनिट थर्ड में बात करेंगे। तो यूनिट थर्ड हमारी डील करती है द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट से। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारत का संविधान। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ फेडरल इन नेचर। फेडरल होता है नेचर में, और इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। और ये केम इनटू फोर्स कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इट्स अडॉप्शन इज सेलिब्रेटेड, इसके अडॉप्शन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ रिपब्लिक डे इन इंडिया एवरी ईयर। The Constitution of India is the longest written constitution of any sovereign country in the world. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है पूरे वर्ल्ड में। इट सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स, इसमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स के बारे में बताया गया है। द की पर्सन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो की पर्सन जो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी रहे हैं। इसके बाद प्रियम्बल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो प्रियम्बल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू आ सवर्जन। ये जो 5 वर्ड दिए गए हैं, इनको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फीचर्स यहाँ पे और कुछ बताए गए हैं प्रियम्बल के, जिसमें फर्स्ट वर्ड आ जाता है सोवर्जन। इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर। मतलब कि इंडिया के जो पीपल्स हैं वो फ्री हैं हर एक तरीके से, इनमें कोई भी फॉरेन पावर जो है इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है इंडिया को। एंड इंटरनली हैज़ अ फ्री एग्रीमेंट, फ्री गवर्नमेंट। तो फ्री गवर्नमेंट है विच इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो डायरेक्टली जो है चुनी जाती है पीपल के द्वारा, एंड मेक्स लॉ दैट गवर्न द पीपल। और ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो पीपल को गवर्न करते हैं। देन सेकेंड वर्ड यहाँ पे आ जाता है, सेकेंड फीचर्स आ जाता है इसका, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब हो जाता है बिफोर द टर्म वॉज एडेड, ये टर्म ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड आ सोशलिस्ट कंटेंट इन फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो है सोशलिस्ट कंटेंट है, जिसको जो है देखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सम स्टेट की पॉलिसीज़ में। देन थर्ड फीचर आ जाता है इंडियन प्रियम्बल का, सेकुलर जो वर्ड है। सेकुलर का क्या मतलब होता है, तो इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट। इसका मतलब हो जाता है कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में जो रिलेशन है उसको सेकुलर कहा जाता है, विच इज़ डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो डिटरमाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के द्वारा। बाय द 42nd अमेंडमेंट in 1976, the term secular was also incorporated in the preamble. तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जब हुआ था तब सेकुलर वर्ड को इसमें ऐड किया गया था। देन नेक्स्ट फीचर आ जाता है इंडियन प्रियम्बल का, डेमोक्रेटिक।
डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, जो फर्स्ट पार्ट है प्रियम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड इट्स लास्ट पार्ट, और इसका जो लास्ट पार्ट है, गिव टू अवर सेल्फ दिस कंस्टिट्यूशन क्लियरली इंडिकेट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो क्लियरली डिनोट करते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, यहाँ के जितने भी पीपल्स हैं उनमें, और इवन यहाँ के प्रियम्बल में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाता है। द नेक्स्ट फीचर आ जाता है यहाँ का प्रियम्बल का कि रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब हो जाता है? तो इन आ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटी मोनार्च। तो ये जो पर्सन होता है, रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो पर्सन होगा वो चुना जाता है जो है पर्सन्स के द्वारा, वहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स के द्वारा, ना कि वो इनहेरिट रहता है जो अपने जनरेशन टू जनरेशन पास होता चला जाए। द नेक्स्ट फीचर आ जाता है इंडियन प्रियम्बल का जस्टिस। तो जस्टिस का क्या मतलब है? द आइडियल ऑफ द जस्टिस इम्प्लाइज अ सिस्टम वेयर इंडिविजुअल कैन रियलाइज their full potentialities. In the view of our founding fathers, it is not enough that there is a political or legal justice। मतलब कि इंडिया में जस्टिस है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल और लीगल जस्टिस ना होकर बल्कि हर एक फील्ड में यहाँ पे जस्टिस माना जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे जिस भी तरीके का जस्टिस हो। देन नेक्स्ट फीचर आ जाता है यहाँ पे लिबर्टी का। तो द आइडिया ऑफ द लिबर्टी रिफर्स टू द फ्रीडम ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन नेशनल्स। तो इंडियन नेशनल्स को फ्रीडम है इस चीज़ में कि वो कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। इक्वालिटी नेक्स्ट फीचर आ जाता है। तो दिस इवेजन in this invites that no section of the society enjoys a special privileges and individual are provided with adequate opportunities without any discrimination। मतलब कि इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीज़न हैं उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, इक्वल जो है प्रिविलेजेस दी जाती है, किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाती है, ना उनमें किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल बेसिस पे हो, इकोनॉमिक बेसिस पे हो या सिविक बेसिस पे हो। द नेक्स्ट फीचर आ जाता है फ्रेटर्निटी का। दिस रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ द ब्रदरहुड। तो जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उनमें एक भाईचारे की भावना है। द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का, फ्रेटर्निटी वर्ड का इंक्लूजन किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। देन इसके बाद सेलिएंट फीचर्स आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फर्स्ट फीचर हो जाता है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो है 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 5 जो है अपेंडिक्स हैं। द नेक्स्ट साइलेंट फीचर आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक्सेप्शनल कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है रेजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। देन थर्ड फीचर आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट पॉलिसी के लिए यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए गए हैं। द नेक्स्ट फीचर इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को बताया गया है। देन फंडामेंटल राइट्स पे आएंगे अब। तो पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्क्राइब किया गया है चार्टर ऑफ राइट्स को, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। एवरी सिटीजन हैव सर्टेन राइट्स। हर एक सिटीजन को कुछ राइट्स हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन के नाम से जाना जाता है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें यहाँ पे तो 6 टाइप्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स के। फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का जो राइट है वो आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। देन नेक्स्ट राइट आ जाता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल में आर्टिकल
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आता है। इसके बाद थर्ड आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो राइट है वो आता है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। द नेक्स्ट राइट आ जाता है राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन का मतलब हो जाता है कि ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आता है। द नेक्स्ट राइट हो जाता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन जो है आता है आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक। द नेक्स्ट राइट आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 में आता है ये। फंडामेंटल राइट्स के लिए एक चार्ट प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, जो दिखाता है कि फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वालिटी, देन सेकंड आ जाता है राइट टू फ्रीडम, थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ वन इज राइट टू रिलीजन, फिफ्थ वन इज राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, एंड सिक्स्थ वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर इन सारे राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। तो राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 डिस्क्राइब करता है राइट टू इक्वालिटी को। राइट टू इक्वालिटी में फर्दर लॉज बनाए गए हैं, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है, सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज आ जाता है। देन थर्ड है इसमें इक्वालिटी टू मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। The next one is abolition of the untouchability. The next one is abolition of the titles. इसके बाद सेकेंड राइट आता है राइट टू फ्रीडम का। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक राइट बताए गए हैं यहाँ पे, जिसमें आर्टिकल 19 में बताया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट। देन बी पार्ट में इसमें बताया गया है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। द नेक्स्ट बताया गया है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट बताया गया है फ्रीडम टू लिव लाइव और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पे फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेसेस। द नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में बताया गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देन आर्टिकल 21 आ जाता है, जिसमें बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन आर्टिकल 22 लास्ट में आता है, जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बताया गया है और सम स्पेशल केसेस में ये सिचुएशन लागू होगी। द नेक्स्ट राइट आ जाता है थर्ड नंबर पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का जो राइट है वो आता है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक। आर्टिकल 23 में बताया गया है अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। देन आर्टिकल 24 में बताया गया है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। द नेक्स्ट राइट आता है राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन आता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, जिसमें आर्टिकल 25 में बताया गया है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। देन आर्टिकल 26 में बताया गया है फ्रीडम टू रन रिलीजियस अफेयर्स। देन आर्टिकल 27 आ जाता है, जिसमें बताया गया है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 28, जिसमें लास्टली बताया गया है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस at religious instruction and religious worship in certain educational institutions। नेक्स्ट राइट आ जाता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन का, जिसमें आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक प्रोविज़न बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 29 डील करता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इक्वालिटी। देन आर्टिकल 30 आता है, जो डील करता है राइट टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
इसके बाद लास्ट राइट आ जाता है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो डील करता है आर्टिकल 32 से। फिर यहाँ पे बताया गया है एक्सपेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब यहाँ पे हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो बताई गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब हो जाता है कि द सेक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं है। देयर वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन मच लेटर बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। तो 1976 में इसको ऐड किया गया था बाय द अमेंडमेंट ऑफ 42nd। The fundamental duties were added to the constitution on the recommendation of the श्रवण सिंह कमिटी। श्रवण सिंह कमिटी के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। सॉरी, ये स्वर्ण सिंह कमिटी थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जिसने रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये हमारी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं हर एक सिटीज़न के लिए, जो 1 से लेकर 11 तक हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, RTE 2010। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट था, ये एक्ट था 2002 का, जिसमें इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A को इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी हर एक स्टूडेंट को जिसकी एज 6 to 14 ईयर तक की थी। उसमें एक ये जो एजुकेशन थी वो एज आ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड की जा रही थी हर एक स्टूडेंट को। द राइट टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009, विच रिप्रेजेंट द constitutional legislation invices under Article 21A, means that every child has a right to full-time elementary education of satisfactory and equitable quality of in a formal school which satisfies certain essential norms and standards। तो इसमें बताया गया आर्टिकल 21A में कि हर एक स्टूडेंट को ये राइट है कि वो ऐसे स्कूल में पढ़ सके, एलिमेंट्री एजुकेशन ले सके जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के या नॉर्म्स और स्टैंडर्ड को सेटिस्फाइड कर रहा हो। इसके बाद बताया गया है कि आर्टिकल 21A और RTE एक्ट जो है वो केम इनटू फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। द टाइटल ऑफ द RTE एक्ट इनकॉर्पोरेट द वर्ड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का टाइटल दिया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट को। फ्री एजुकेशन मीन्स, फ्री एजुकेशन का मतलब हो जाता है कि नो चाइल्ड अदर देन अ चाइल्ड who has admitted by his or her parents to a school which is not supported by the appropriate government shall be liable to pay any kind of fee or charge or expresses his which may prevent him or her from the pursuing and completing elementary education। तो इसमें हर एक बच्चे को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके या अचीव कर सके 6 to 14 ईयर तक की एज में रहते हुए। कंपलसरी एजुकेशन कास्ट an obligation on the appropriate government and local authorities to provide and ensure admission, attendance, and completion of the elementary education by all children in the 6 to 14 age group। The RTE Act, Right to Education Act 2009, empowers the children belonging to the backward sections of the economy to free and
कंपलसरी एजुकेशन, तो वो स्टूडेंट्स जो बैकवर्ड सेक्शन से करते हैं एक इकोनॉमी को, उनको एम्पावर किया गया था आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा। इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी। द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज अर्लियर टर्म्ड टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू एजुकेशन to Free and Compulsory Education Act came into function after Gopal Krishna Gokhale, famous impassionate player to Imperial Legislative Council for introducing free and compulsory primary education throughout India। तो लास्ट में जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन एक्ट को द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के नाम से जाना गया था। फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के, राइट टू एजुकेशन एक्ट के? तो इसमें बताया गया फीचर में कि नो सीट इज इन दिस कोटा कैन बी लेफ्ट वैकेंट, तो कोई भी सीट इसमें वैकेंट नहीं रहनी चाहिए, खाली नहीं रहनी चाहिए इस कोटा में। द नेक्स्ट फीचर बताया गया कि ऑल स्कूल्स विल हैव टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स लेड डाउन इन द एक्ट, तो हर एक स्टूडेंट, हर एक स्कूल को ये सारे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना पड़ता था। द नेक्स्ट फीचर हो जाता है कि नो डोनेशन एंड कैपिटेशन फ़ी इज़ अलाउड, तो यहाँ पे कोई भी डोनेशन फ़ीस नहीं ली जा रही थी पेरेंट्स से। देन नेक्स्ट फीचर आ जाता है नो एडमिशन टेस्ट, कोई भी तरह का एडमिशन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा था स्टूडेंट का या उनके पेरेंट्स का। नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक, और किसी भी चाइल्ड को जो है अस्वीकार नहीं किया जा रहा था इसमें। अ फिक्स्ड स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो इज़ टू बी मेंटेन्ड, यहाँ पे एक फिक्स्ड रेशियो मेंटेन था स्टूडेंट और टीचर्स का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे राइट टू एजुकेशन एक्ट के? तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, तो हर एक स्टूडेंट को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी जिनकी एज 6 to 14 ईयर तक की थी। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल इन ईच प्रिस्क्राइब नियरेबल नेबरहुड, तो हर एक एरिया में जो आसपास के एरिया थे वहाँ पे स्कूल्स को स्टैब्लिश किया जा रहा था। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट किया गया था। द नेक्स्ट वन इज़ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। द नेक्स्ट है यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जा रही थी जो स्कूल को मैनेज करती थी पूरी तरह से। द नेक्स्ट वन इज़ कि डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए या स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट यहाँ पे रहती थी। देन रिकमेंडेशंस हैं यहाँ पे, तो रिकमेंडेशंस क्या थी आरटीई एक्ट की, राइट टू एजुकेशन एक्ट की? फर्स्ट रिकमेंडेशन हो जाती है कि गिव इंसेंटिव फॉर स्कूलिंग, स्कूलिंग के लिए यहाँ पे कई तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे थे जिसमें फर्स्ट आ जाता है कि मॉनेटरी सपोर्ट दिया जा रहा था पेरेंट्स को, तो पर चाइल्ड पर या ईच चाइल्ड पर पेरेंट्स को 100 रुपये पर मंथ दिए जाते थे मॉनेटरी सपोर्ट के तौर पर। देन मिड डे मील की स्कीम थी यहाँ पे, तो मिड डे मील जो है स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे रिकमेंडेशन कि स्टैब्लिश ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप को इस्टेब्लिश किया जा रहा था। देन नेक्स्ट रिकमेंडेशन हो जाता है फोकस ऑन द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ कंप्यूटर एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट, कंप्यूटर एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था यहाँ पे अवेयरनेस और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। फीचर्स ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, क्या फीचर्स थे? तो इसमें फर्स्ट फीचर हो जाता है पार्लियामेंट सुपरमेसी का। देन सेकंड फीचर इज प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देन थर्ड वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फोर्थ वन इज राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड फिफ्थ वन इज
provision of position of state. Then 6(1) is limits of the judiciary. Then 7th आ जाता है यहाँ पे education and agriculture in the concurrent list. इसके बाद नेक्स्ट आएंगे टॉपिक पर हम, जिसमें टॉपिक आ जाता है हमारा इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन को डेवलप करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें आ जाता है कि एजुकेशन जो है एक मोस्ट पावरफुल वेपन हो जाता है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी भी कंट्री के। तो यहाँ पे द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ने इनिशिएट किया था इनोवेटिव प्रोग्राम्स को, जिसमें प्रोवाइड किया जा रहा था कवरेज टू सच ग्रुप्स ऑफ द वुमेन और चिल्ड्रन हुज नीड्स कुड नॉट बी एड्रेस बाय एग्जिस्टिंग स्कीम, जिनकी नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा पा रहा था इन एग्जिस्टिंग स्कीम्स के द्वारा। द एलिजिबिलिटी ऑफ द एनजीओ और वीओ इन द सेम एज फॉर other scheme, there is no fixed budget criterion for this scheme। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड स्कीम का क्राइटेरिया नहीं था। तो क्या प्रोग्राम्स चलाए गए थे कंटेम्प्रेरी इंडिया के लिए एजुकेशन के डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे था मिड डे मील का, देन सेकंड था एसएसए सर्व शिक्षा अभियान का, देन थर्ड आ जाता है आरएमएसए का, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था ये। द नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है डीपीईपी और मैनी मोर। कई तरह के और प्रोग्राम चलाए गए थे, जिसमें से 3 कैटेगरीज की गई हैं इन सारी स्कीम्स की। फर्स्ट आ जाती है लोकल लेवल की कैटेगरी। तो लोकल लेवल पे कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें आईसीडीएस आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ECCE आता है अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पेरेंटिंग इसी में आता है आंगनबाड़ी, और कई सारी जो है स्कीम्स यहाँ पे आती हैं। देन सेकेंड लेवल आ जाता है यहाँ पे स्टेट सपोर्टेड इनोवेशंस का, जिसमें एसएसए सर्व शिक्षा अभियान आता है और महिला समाख्या प्रोग्राम आ जाता है, ईच वन टीच वन इसी में आता है, किशोरी शक्ति योजना आती है, NPAG आता है। देन थर्ड लेवल आता है यहाँ पे नेशनल लेवल में कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, NLM आता है इसी में, अडल्ट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आ जाता है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसी में आता है, साक्षर भारत आ जाता है नेशनल लेवल पे। तो कई सारी जो है स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, बालिका समृद्धि योजना, ये सारी इसी में आ जाती हैं। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान, जिसको एसएसए कहा जाता है, आपके कोर्स में है। तो सर्व शिक्षा अभियान इज एन एक्सटेंसिव स्कीम कवरिंग द इंटायर country, subsuming within itself all other major governmental educational interventions। SSA has been operation। SSA कब से ऑपरेशन में आई थी, तो ये 2000 से लेकर 2001 के बीच में इसको ऑपरेशन में लाया गया था। टू प्रोवाइड फॉर अ वैरायटी ऑफ इंटरवेंशंस फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन। तो इसमें एक ब्रिज की तरह काम किया गया था ऑफ द जेंडर के लिए एंड सोशल कैटेगरी गैप्स को जो है रिमूव करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन से, और लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एट प्रेजेंट द सर्व शिक्षा अभियान एसएसए एम्स टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे आज के टाइम पे जो एसएसए का एम हो जाता है वो होता है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करने के लिए। एफर्ट्स विद इन एसएसए underscored by the effective decentralization, sustainable financing, cost-effective strategies for the universalization। मेजर एरियाज क्या थे इंटरवेंशन के एसएसए में, तो फर्स्ट एरिया आ जाता है यहाँ पे प्रोवाइड एजुकेशन टू आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, देन सेकंड है यहाँ पे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, थर्ड है स्पेशल फोकस ग्रुप, फोर्थ आ जाता है रिसर्च एंड एवेलुएशन, फिफ्थ है यहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, सिविल वर्क इसी में आता है, फिनांस एंड प्रोक्योरमेंट आ जाता है। तो कई सारे एरियाज हैं यहाँ पे एसएसए के। इसके बाद आएंगे एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय
एसएसए। एसएसए के द्वारा कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म्ड की जाती हैं? तो फर्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफ़िकेशन की, जो परफ़ॉर्म की जाती है सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। देन सेकंड आ जाती है यहाँ पे फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट ऑफ ईच आइडेंटिफाइड चाइल्ड शुड बी कैरिड आउट। देन थर्ड है यहाँ पे एक्टिविटी एजुकेशनल प्लेसमेंट की, तो हर एक स्टूडेंट का एजुकेशनल प्लेसमेंट इसमें देखा जाता था। एड्स एंड अप्लायंसेस पे फोकस किया गया था, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जा रहे थे SCERT और डाइट BRC के द्वारा लेवल्स पर। और फिर आ जाता है रिसोर्स सपोर्ट। द नेक्स्ट वन इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, पेरेंटल ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स भी चलाए जाते थे, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पे ध्यान दिया गया था, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्पेशल स्कूल्स, रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन, गर्ल्स विद डिसेबिलिटी, तो ये सारे इसके एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं। द नेक्स्ट पे आएंगे कि एजुकेशन ऑफ स्पेशल फोकस ग्रुप अंडर एसएसए। स्पेशल फोकस ग्रुप के लिए एसएसए में क्या एजुकेशनल प्रोविज़न थे? तो यहाँ पे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए बताया गया है। इसमें ज़ीरो रिजेक्शन था पॉलिसी के लिए। अर्ली डिटेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया। फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट था, एजुकेशनल प्लेसमेंट, एड्स एंड अप्लायंसेस, तो ये सारी सर्विसेज दी जा रही थी स्पेशल फोकस ग्रुप के लिए। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, रिसोर्स सपोर्ट था, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स थे, पेरेंटल ट्रेनिंग, मोबिलाइजेशन कम्युनिटीज़ के लिए प्रोग्राम्स थे, प्लानिंग और मैनेजमेंट था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC एंड ST। स्पेशल फोकस ग्रुप में SC और ST के लिए क्या स्कूल के लिए प्रोविज़न था यहाँ पे वो बताया गया है। तो यहाँ पे पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी थी स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए SC ST कैटेगरी में। द नेक्स्ट है यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न बनाए गए थे। द नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ट्राइबल एरियाज़ के स्टूडेंट के लिए भी कुछ प्रोविज़न थे। द नेक्स्ट है अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो सर्व शिक्षा के बाद में हम आएंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर, जिसको RMSA के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर किया जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, ये स्कीम चलाई गई थी सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए पब्लिक स्कूल्स में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था मार्च 2009 में विद द विज़न, इसका विज़न क्या था? ऑफ मेकिंग द सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी अवेलेबल, सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव किया करने के लिए एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल द यंग पर्सन्स इन एज ग्रुप 15 to 16 तक की ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है इसमें विज़न था सेकेंडरी एजुकेशन को गुड क्वालिटी में प्रोवाइड करने के लिए, अफोर्डेबल और एसेसिबल क्वालिटी में अवेलेबल करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? इज़ टू इंश्योर एसेस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज। तो इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा था सेकेंडरी स्टेज पे। द स्कीम इनवाइसेस enhancing the enrollment of the classes 9 to 10th। इसमें जो स्कीम थी इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ कर रही थी क्लास 9th और 10th के। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के, जिसमें आ जाता है कि हर एक स्टूडेंट को फिज़िकल फैसिलिटी दी जा रही थी, स्टाफ को भी साथ में दी जा रही थी, और इम्प्रूव किया जा रहा था यहाँ पे सेकेंडरी स्कूलिंग को यंग पर्सन्स के लिए।
इस तरह से कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे। इसके बाद एक्शन प्लान्स आ जाते हैं। तो एक्शन प्लान्स में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में आता है एडिशनल क्लासरूम्स, laboratories, libraries, art and craft room, toilet blocks, drinking water provisions, residential hotels for teacher in remote areas. The next है यहाँ पे टॉपिक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूएसए एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्बार्क्ड किया था ऑन द नेशनल ड्राइव टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2020। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का जो अभियान था वो चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विद पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विच सीक्स टू यूनिवर्सलाइज इन्वॉल्वमेंट इन द ग्रेड, जिसमें सीख किया जा रहा था यूनिवर्सलाइज इनरोलमेंट को क्लास 9th और 10th में अक्रॉस द कंट्री के लिए। इट सपोर्ट्स द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कूल्स। तो ये सपोर्ट कर रहा था एग्जिस्टिंग स्कूल्स के एक्सपेंशन को, बिल्डिंग ऑफ न्यू स्कूल्स टू रीच अंडर underserved areas and investments of the quality improvement and contribution of the recurrent and capital cost। तो यहाँ पे हर एक तरह से इम्प्रूव किया जा रहा था एजुकेशन को क्लास 9th और 10th के लिए। The goal is to universalize entry into the secondary schools by the end of the 2017 and to achieve universal completion of the grade 10 by 2020। तो यहाँ पे इस ग्रेड को अचीव करना था 2020 में और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा स्पॉन्सर्ड रिस्पॉन्स्ड टू द फैक्ट दैट नो मोर देन 60% of Indian children complete secondary education school secondary schools and net enrollment rate are little more than 40%। देन यहाँ पे चैलेंजेस हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो क्या क्या चैलेंजेस थे? फर्स्ट चैलेंज आ जाता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कि ऑर्गेनाइज करना और फॉर्म करना सेकेंडरी स्कूल्स को। इसके बाद इसमें स्कूल्स में पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को भी देखा जा रहा था। द नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एम ऑफ सेकेंडरी स्कूल का। तो डिटरमाइन किया जा रहा था यहाँ पे एम को सेकेंडरी स्कूल्स के। देन थर्ड आ जाता है यहाँ पे चैलेंज की कंस्ट्रक्ट करना कैसे वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल्स के करिकुलम होंगे, जिसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, लैंग्वेज टीचिंग आ जाता है। देन थर्ड इसमें आएगा इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम में हर एक जो है सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया जा रहा था। देन फोर्थ इसमें आ जाता है करिकुलम एट द जूनियर सेकेंडरी लेवल एंड फिफ्थ आ जाता है यहाँ पे हायर सेकेंडरी लेवल करिकुलम एंड सिक्स्थ आ जाता है यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन। द नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा जा रहा था एज अ चैलेंज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स, नॉन गवर्नमेंट स्कूल और स्कूल्स बाय लोकल अथॉरिटीज़ भी आते हैं। देन फिनांस भी यहाँ पे एक चैलेंज था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। नंबर ऑफ टीचर्स भी एक चैलेंज हो जाता है। देन सुपरविज़न लास्ट चैलेंज आ जाता है यहाँ पे। मेजर्स टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो क्या मेजर्स हो सकते हैं कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चैलेंजेस को डील कर सकें? तो इसमें फर्स्ट मेजर आ जाता है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए और इनकरेजमेंट होना चाहिए पीपल सपोर्ट का, इंक्रीज़ करना चाहिए एजुकेशनल बजट को, सुपरविज़न प्रॉपर होना चाहिए, फोकस करना चाहिए टीचर ट्रेनिंग पर, करिकुलम स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए।
देन नेक्स्ट टॉपिक पर हम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। एजुकेशनल प्रोविज़न क्या रहे हैं डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। तो डिसएडवांटेज का मतलब है यहाँ पे कि इनर कंडीशन ऑफ द चाइल्ड रिजल्टिंग फ्रॉम एन आउटर डेप्रिवेशन। तो कोई आउटर डेप्रिवेशन की वजह से अगर कोई इनर कंडीशन में चेंजेस आते हैं, रिजल्ट आता है, तो उसको डिसएडवांटेज ग्रुप कहा जाता है या डिसएडवांटेज कहा जाता है। These includes children from SC/ST। SC/ST स्टूडेंट्स इसमें आते हैं। अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरीज के स्टूडेंट आते हैं जो कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, जियोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक, जेंडर एंड अदर कैटेगरीज के बैकवर्ड चिल्ड्रन होंगे वो। देन यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है अलग अलग टाइप की डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। इसके बाद हम आएंगे फॉर्म्स पर। तो फॉर्म्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है यहाँ पे जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे कास्ट बेस्ड का। कास्ट बेस्ड में 4 पार्ट आ जाते हैं, ST, SC, OBC, माइनॉरिटीज़। जेंडर बेस्ड में गर्ल्स और वुमेन्स आती हैं। देन मार्जिनलिटी बेस्ड पे स्लम चिल्ड्रंस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़, SC, ST एंड गर्ल्स, जिसमें एजुकेशनल प्रोविज़न बताए गए हैं अलग अलग पॉलिसीज़ और कमीशन के द्वारा। तो फर्स्ट आ जाती है यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1968। इसमें एजुकेशनल प्रोविज़न बताया गया है जिसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई है। देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986। 1986 में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए हर एक एजुकेशन के लिए यहाँ पे बात की गई है हर एक प्रोस्पेक्ट पर। द नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992, जिसको जिसको जो है PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। द नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006। सर्व शिक्षा अभियान जो एक मूवमेंट था एजुकेट करने का हर एक स्टूडेंट को। द नेक्स्ट है यहाँ पे स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। फिर इसके बाद आ जाता है ICDC, जिसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें प्रोविज़न बताया गया है। द नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP। और लास्ट में आ जाता है एक्शन प्लान फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी 2005। सो थैंक यू एवरीवन। ये हमारी यूनिट यहीं पे एंड होती है, 3rd यूनिट।